धान की खेती हर एक किसान भाई करते हैं। जी हाँ, पर गर्मा धान की वैज्ञानिक खेती आप कैसे कर सकते हैं, इस विषय में आज हम आपको बताएंगे कि गर्मा धान की वैज्ञानिक खेती कैसे की जाती है, क्योंकि ये बहुत ही कम समय में पककर तैयार हो जाती है, जिससे ये काफ़ी फ़ायदेमंद होती है। तो चलिए सीधे चलते हैं अपने विशेषज्ञ के पास और जानते हैं कि गर्मा धान की वैज्ञानिक खेती आप कैसे कर सकते हैं। अपने झारखंड प्रदेश में गर्मा धान की वैज्ञानिक खेती का कृषि जगत में बड़ा महत्व है। यह ऐसी खेती होती है जिसमें किसानों को वर्ष भर धान उत्पादन के अवसर मिलते हैं। गर्मा धान की खेती के लिए 15 जनवरी के बाद से बिचड़े की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। फिर इसमें ऐसी किस्मों का चुनाव करना चाहिए जो कम अवधि में ज्यादा उत्पादन दे सकें। आज के वक्त में CR 320 इसकी खेती के लिए अच्छी किस्म मानी जाती है। ये कम अवधि में ज्यादा उत्पादन देती है तथा इसमें रोग एवं कीट लगने की संभावना कम होती है। किसान भाइयों, खेती किसानी हमारे रग रग में है और खेती किसानी ही हमारी भारत की पहचान है। ऐसे में हम हर समय पर खेती किसानी करते आए हैं। अभी हम बात करेंगे गर्मा धान की वैज्ञानिक खेती के बारे में, और इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ है कृषि विज्ञान केंद्र दिव्यांग के विशेषज्ञ डॉक्टर मनोज कुमार। डॉक्टर साहब, जैसा कि आज का विषय हमने लिया गर्मा धान की वैज्ञानिक खेती, तो सबसे पहले आप हमारे किसान भाइयों को बताएं कि गर्मा धान है क्या और इसकी वैज्ञानिक खेती कैसे हमारे किसान भाई करेंगे। किसान भाइयों, ये जो गर्मा मौसम की खेती की बात होती है, तो हमारे धान के लिए विशेष करके लगभग 17.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में झारखंड में गर्मा धान की खेती की जाती है। गर्मा धान हमारे खरीफ के बाद जैसे ही आपका रबी सीजन आता है, इसके जो लास्ट टाइम आने लगता है, उस समय इसकी तैयारी शुरू की जाती है। लगभग 15 जनवरी के बाद लोग बिछड़ा की तैयारी करना शुरू कर देते हैं। इसमें ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे प्रभेद को चुनाव करें जिससे कि आपको कम अवधि में तैयार होने वाली किस्में का लाभ ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। तो गर्मा धान की प्रमुख प्रभेद है, जैसे CR 320 है और CR 313 है और 204 है, 208 है, 214 है, 416 है और 820 है। ये प्रभेद जो है आपके नई प्रभेद आजकल आई हुई हैं, और पहले की जो वैरायटियाँ होती हैं जैसे कि सहभागी को भी लेते थे, और उसके पहले जो है आपका हजारी धान और विकास ये अभिषेक धान को भी लिया जाता था। लेकिन अभी के जो टाइम में है, आपको बीज जो है CR 320 को ही प्राथमिकता देना चाहिए, जिसमें आपका यह वैरायटी कम अवधि में तैयार हो जाता है और उपज भी इसमें अच्छा संभावना रहता है। लगभग 40 से 45 कुंतल प्रति हेक्टेयर प्राप्त हो जाता है। किसान भाइयों, इन बीजों को बोरे में रखकर इसे पानी में भिगोकर फिर छानकर बोरे में ही अंकुरित करना बेहतर होता है। फिर इन अंकुरित बीजों को नर्सरी में डालने से पहले इनका FIR विधि से उपचार करना बेहतर होता है। इस विधि में सबसे पहले तो बीजों को फंजीसाइड से उपचारित किया जाता है, जिसके लिए अनुशंसित मात्रा में ज़ैलोरा का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके बाद एडमायर का इस्तेमाल कर बीजों को उपचारित करना चाहिए और फिर बैक्टीरिया के माध्यम से अनुशंसित मात्रा में एजिटोबैक्टर का प्रयोग करना चाहिए। किसान भाइयों, बीजोपचार के अंत में PSB का अनुशंसित मात्रा में उपयोग करना बेहतर होता है। इसके अलावा यदि किसान भाई चाहें तो बीजामृत का प्रयोग कर भी बीजोपचार कर सकते हैं। बीजोपचार के बाद इन बीजों को नर्सरी खेत में डालने के लिए नर्सरी खेत की जुताई कर उसमें गोबर खाद देकर अनुशंसित मात्रा में यूरिया तथा DAP और पोटाश का प्रयोग करना चाहिए। आपको बीज दर को ध्यान में रख कर के सोचना चाहिए कि हमें जो बीज अंकुरित कराएंगे तो इसको बोरे में बढ़िया ढंग से पानी में भिगा करके और फिर उसको छान करके बोरे में रख करके चारों तरफ से उसको पुआल या भूसे के अंदर रख देते हैं, जिससे गर्मी से जल्दी अंकुरित हो जाता है। और यह अंकुरित दाने को आपको प्रयास ये भी करना है, 4 विधि से आगे बढ़ना है। फायर सिस्टम होता है, पहले फंगिसाइड, उसके बाद इंसेक्टिसाइड, फिर जो है आपको बैक्टीरिया के माध्यम से चलना चाहिए। तो फंगिसाइड के रूप में आजकल बहुत अच्छी चीज़ है, आपको ज़ैलोरा आया हुआ है। तो ज़ैलोरा को आप जो है 1 किलो बीज में लगभग 2.5 ml प्रयास करना चाहिए उसमें लगाने के लिए। ज़ैलोरा के बाद एडमायर जो इमिडाक्लोरोप्रिड के नाम से आता है, ये दानेदार रहता है,
1 किलो बीज के लिए लगभग 2 ग्राम आप जो है ये जेलोरा का प्रयोग करेंगे तो उसमें कोई भी कीट अगर रास्ते से जा रहा है तो उसको रोक सकता है जो है। तीसरा चीज़ है आप जो है बैक्टीरिया के माध्यम से एजिटोबैक्टर है या एजोस्पर्लम है तो इसको प्रति किलोग्राम बीज दर से लगभग 25 से लेकर 50 ग्राम की दर से इसको उपचारित कर लेना चाहिए। और नहीं तो आप चाहें तो इसको गोबर की खाद में मिला करके भी आप नर्सरी क्षेत्र में डाल सकते हैं। और लास्ट होता है PSB फास्फोसॉल्विंग बैक्टीरिया, ये भी लगभग 25 ग्राम से लेकर के 50 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपयोग करना चाहिए। किसान भाइयों, धान के बिचड़ों को खेत में रोपने से पहले खेत की अच्छे से तैयारी कर लेनी चाहिए। इसके लिए सबसे पहले तो खेतों की गहरी जुताई कर लें और फिर उसमें पाटा चलाकर उसे समतल कर लें। फिर इसमें गोबर खाद या कंपोस्ट या फिर केचुआ खाद को अच्छे से डाल दें। इसके बाद जब पौधे में 2 से 3 पत्तियां आ जाएं और उसकी लंबाई लगभग 4 इंच की हो जाए तो उसकी खेतों में रुपाई कर दें। फिर जब पौधे 10 से 15 दिन के हो जाएं तो खेतों में कोनो वीडर चलाने से न सिर्फ खरपतवार से मुक्ति मिलती है बल्कि इससे पौधों को मिट्टी से पोषक तत्व ग्रहण करने में भी आसानी होती है, जिससे फसलों की बढ़वार अच्छी होती है। अब इसको नर्सरी जहाँ खेत डालेंगे बढ़िया ढंग से जुताई करके और उसमें गोबर की खाद दे करके इसको लगभग 100 स्क्वायर मीटर में आप वहाँ पर 1 किलोग्राम यूरिया की मात्रा दे सकते हैं और लगभग आधा किलोग्राम DAP, आधा किलोग्राम पोटास। तो वह आपका अच्छा नर्सरी तैयार होगा। और खेत की जो तैयारी करनी है उस खेत की तैयारी में आपको बढ़िया ढंग से गहरी जुताई करके पाटा लगा के समतल करते हुए आपके पास जो भी संसाधन गोबर खाद है, कंपोस्ट है, केचुआ खाद है, उसको खेत में अच्छी तरह से मिलाना चाहिए। जब पौधा आपका लगभग 2 से 3 पत्ती का हो जाए तो उसको कोशिश करना है कि अभी ठंडी में तो उसका ग्रोथ बहुत स्लो चलता है, तो पौधा लगभग आपका अगर 4 इंची का हो गया तो उसको रोपने के लिए खेत में ले आएँ। और कोशिश रहना चाहिए कि हम श्री विधि के माध्यम से लाइन से कम मेंटेन करें। तो लाइन से लाइन की दूरी आपका 25 सेंटीमीटर, पौध से पौध की दूरी 25 सेंटीमीटर और उसको रोपाई करेंगे और एक एक पौधा लगाएं। अगर संभव आपको नहीं आपको लगता है कि एक एक लगाने में डूब जाएगा, गल जाएगा, तो 2-2 पौधा लगाएंगे। और लगाने के बाद ये एक प्रयास रहेगा कि हमारा 10 से लेकर के 15 दिन तक का पौधा खड़ा हो गया। अब इसके बाद इसमें कोनो वीडर चलाएंगे। कोनो वीडर चलाने से फ़ायदा ये रहेगा कि आपका खरपतवार तो मरेगा ही, नष्ट होगा ही, खाद बन जाएगा, लेकिन उसके चलने से आपका जड़ जो है, जो हॉरिजॉन्टल जड़ जो उसका धान का था वो वर्टिकल में जाएगा और जिससे नीचे का पोषक तत्व ले करके पौध को उपलब्ध कराएगा और वहाँ पर बाली की लंबाई बढ़ जाएगी, दाने की संख्या बढ़ जाएगी और खुराक उसको अच्छे से मिलेगा। किसान भाइयों, फसलों की अच्छी बढ़वार के लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटास का सही अनुपात में व्यवहार करना चाहिए। इनके व्यवहार से पौधों को लाभ मिलेगा और उसका उत्पादन अच्छा होगा। अब इसके बाद आपको उसी समय ध्यान रखना है, रोपते समय हमको 80, 40 और 30, तो 80 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस, 30 किलोग्राम पोटास। इसको देने के लिए आपको प्रयास ये भी करना है कि लगभग आपको प्रति एकड़ आप 35 किलोग्राम DAP दे दीजिए और उसके साथ साथ आप उसमें यूरिया की मात्रा जो है लगभग आप 25 किलोग्राम दे दीजिए। तो आपके और 20 किलोग्राम पोटास, इसको दे करके आप बढ़िया ढंग से खेत तैयारी करते समय जो तैयारी कर रहे थे उसी समय दिए और इसकी रुपाई कर लें। और जब आपका धान का निकाई हो गया लगभग 30-35 दिन पे, तो आप उसमें 17.5 किलोग्राम यूरिया एक बार दें। फिर उसके बाद लगभग 60 से 65 दिन का हो जाए फिर से आप जो है आप 17.5 किलोग्राम यूरिया दें। अर्थात हमारे कहने का मतलब कि DAP की पूरी मात्रा, पोटास की पूरी मात्रा और नाइट्रोजन जो देना था उसको आधी मात्रा शुरू में दिए और जो आधा बच गया था उसको 2 भाग में बांट करके 17.5 किलो की दर से यूरिया आपको 35 दिन पे और लगभग 60 से 65 दिन पे देना चाहिए। अगर आप ये नहीं दे सके हैं तो ये ध्यान रखेंगे कि निकाई करने समय आप उसमें अगर यूरिया ये DAP नहीं दिए हैं, पोटास नहीं दिए हैं, तो आप आधा बोरी यूरिया और आधा बोरी जो है DAP और आधा बोरी पोटास
ये दे करके आप अच्छे ढंग से उसका उत्पादन ले सकते हैं। अगर ये भी नहीं कर सके हैं तो आपके लिए नया चीज़ आया है नैनो यूरिया। ये नैनो यूरिया 30 दिन के बाद 1 लीटर पानी में 5 ml घोल बनाएंगे, छिड़काव करेंगे। नैनो DAP भी आ गया है, यह भी आप 1 लीटर पानी में लगभग 4 से 5 ml घोल बना करके छिड़काव करेंगे। तो नैनो यूरिया का 2 बार छिड़काव करना है, एक 30 से 35 दिन पे, एक 55 से 60 दिन पे। किसान भाइयों, इस तरह से यदि आप गर्मा धान की खेती करते हैं तो निश्चित तौर पर उसका उत्पादन अच्छा होगा और आपकी आमदनी में वृद्धि होगी। कृषि प्रणाली के बारे में ऐसे तो हम सभी जानते हैं, क्योंकि ये सिर्फ कृषि को ही नहीं साथ में पशुपालन को भी जोड़ता है। तो आइए चलते हैं अपने विशेषज्ञ के पास और जानते हैं कि कृषि प्रणाली को अगर आप अपनाते हैं तो आपको कितने फ़ायदे उससे होते हैं। और हमें उम्मीद है कि आपको फ़ायदे जानकर आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। साथ ही जो किसान भाई हमारी कृषि प्रणाली नहीं अपना रहे हैं वो भी इस प्रणाली के प्रति अपना रुझान दिखाएंगे और इस प्रणाली को अपनाएंगे। तो चलिए विशेषज्ञ के पास चलते हैं और जानते हैं कि कृषि प्रणाली से क्या क्या फ़ायदे होते हैं। समेकित कृषि प्रणाली एक ऐसी प्रणाली है जिसमें फसल उत्पादन के अलावा पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, बकरी पालन तथा बागवानी आदि को एकीकृत रूप से अपनाया जाता है। इस प्रणाली को अपनाकर किसान भाई संसाधनों का अधिकतम उपयोग करते हुए अपनी आय में वृद्धि कर सकते हैं तथा पर्यावरणीय संतुलन को बनाए रख सकते हैं। इसमें किसान भाई कृषि में होने वाले नुकसान से बच सकते हैं और कृषि के विभिन्न आयामों को अपनाकर अपनी आमदनी में वृद्धि भी कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे कि समेकित कृषि से क्या क्या लाभ हो सकते हैं। और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर OP शर्मा। सर, आप हमारे किसान भाइयों को ये बताइए कि समेकित कृषि से क्या क्या किसानों को लाभ हो सकता है। आज के डेट में किसान थोड़ी सी भी जलवायु परिवर्तन जब होता है तो कृषि में उनका विशेष प्रभाव पड़ता है। इसलिए समेकित कृषि प्रणाली एक ऐसी कृषि प्रणाली है जिसमें किसान का जोखिम और जो समस्या है जलवायु परिवर्तन के कारण वो कम से कम हो सके और इससे कृषि कार्य में नुकसान होने वाले जो उनका जो आमदनी है उसको कम से कम किया जा सके। तो इसमें मुख्य रूप से कृषि के साथ साथ और भी जो कृषि के उद्यम हैं, जैसे फसल है, बागवानी है, मत्स्य पालन है, गौ पालन है, बकरी पालन है, मछली पालन है। इस तरह से कृषि के साथ साथ जो विभिन्न उद्यम हैं, जो विभिन्न कृषि के आयाम हैं, उसमें उनको एक इंटीग्रेशन की ज़रूरत है। एक समेकित इंटीग्रेशन करके और जो कृषि में होने वाले नुकसान को वो कम से कम कर सके। तो ये एक प्रणाली है जिससे झारखंड में ऐसे भी 70 से 80% छोटे एवं सीमांत किसान हैं जिनको छोटी सी कृषि में नुकसान के कारण उन्हें बहुत बड़ा एक समस्या होती है, खासकर लाइवलीहुड और उनका जीविकोपार्जन में काफ़ी समस्या होती है। तो आज के डेट में खासकर झारखंड में समेकित कृषि प्रणाली की नितांत आवश्यकता है। कृषि में जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव को कम करने के लिए आज के डेट में इसकी नितांत आवश्यकता है। अपने झारखंड प्रदेश में समेकित कृषि प्रणाली की जरूरत को देखते हुए रांची जिले में किसान भाइयों को लगातार इसका प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कृषि विज्ञान केंद्र में जब किसान भाई समेकित कृषि प्रणाली के मॉडल को देखते हैं तो वे इससे प्रभावित होते हैं और उसे अपनी कृषि में उतारते हैं। रांची जिले में कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से किसानों को समेकित कृषि प्रणाली के बारे में लगातार हम लोग प्रशिक्षण देते जा रहे हैं। और कृषि विज्ञान खुद एक IFS इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम का एक मॉडल है। जब यहाँ पर किसान आते हैं और उन्हें एक ओवरव्यू जब उनको मिलता है, ओवरलुक जब मिलता है यहाँ पर विभिन्न तरह के एक्टिविटीज़ का, तो उनके सामने कृषि में काफ़ी संभावनाएं दिखती है और उसको अडॉप्ट करके और कृषि का कार्य आगे बढ़ाते हैं। किसान भाइयों, समेकित कृषि प्रणाली के कई फायदे हैं। सबसे पहले तो कृषि की लागत में कमी आती है, फिर इससे मिट्टी के स्वास्थ्य में भी सुधार होता है। चूंकि समेकित कृषि प्रणाली में फसल विविधीकरण, पशुपालन, मत्स्य पालन सभी एक साथ किए जाते हैं,
तो इससे यदि किसी एक क्षेत्र में नुकसान हो भी जाता है तो दूसरे क्षेत्र से उसकी भरपाई हो जाती है। आज के डेट में जो है कृषि में लागत सबसे बड़ी समस्या है और उनका जो आमदनी है वो कम हो रहा है, लेकिन समेकित कृषि प्रणाली में कृषि में लागत को कम करके और इसका जो इम्पोर्टेंट जो मेन जो पहलू है वो मिट्टी का सुधार, मिट्टी में कैसे हम सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के ओर जा सकते हैं। तो समेकित कृषि प्रणाली जब हम लोग फसल विविधीकरण में जाते हैं तो सिर्फ एक फसल में ही नहीं रहते हैं, इसके अलावा उसमें और भी जो फसल के जो उद्यम हैं और भी जो कृषि के जो उद्यम हैं उनको भी, जैसे बकरी पालन, मत्स्य पालन, गौ पालन, तो इनको भी वो करते हैं। तो एक में अगर नुकसान होता है तो दूसरे में कंपनसेट हो जाता है और उनकी आमदनी ज़्यादा प्रभावित नहीं होती है और वो उनके मतलब कृषि में आमदनी बना रहता है। किसान भाइयों, चूंकि समेकित कृषि प्रणाली में कई कृषि कार्य एक साथ किए जाते हैं, अतः इसमें रोजगार की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। समेकित कृषि प्रणाली अपनाने से ग्रामीण क्षेत्रों में न सिर्फ परिवार के हर सदस्यों के लिए बल्कि अन्य लोगों के लिए भी रोजगार सृजित हो जाते हैं। समेकित कृषि प्रणाली में जैसे अभी झारखंड में जो पैटर्न है, जो हमारा मोनो एग्रीकल्चर, खासकर मानसून में जो सिर्फ धान की खेती होती है, उसके बाद जो ज़रूरत है सब्जी की खेती या तिलहनी फसलों की खेती या उसमें दलहनी फसलों की खेती या अभी जो अंतर्राष्ट्रीय जो पिछला 2023 वर्ष इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स में मोटे अनाजों की खेती, तो ये जो है एक इसमें सिस्टम को डेवलप करने की ज़रूरत है। राइस के बाद जो है मतलब धान के बाद गेहूँ और उसके बाद तिलहनी फसलों की खेती या उसमें दलहनी फसलों की खेती या सब्जी की खेती झारखंड के लिए काफ़ी उपयुक्त है। सब्जी की खेती करके किसान ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से, स्प्रिंकलर इरिगेशन के माध्यम से पानी का प्रबंधन करके और कृषि के विभिन्न क्षेत्रों में उनकी आमदनी को हम लोग किसानों को बताते हैं। और दिव्यांग कृषि विज्ञान केंद्र एक इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम का मॉडल है। लगातार पिछले 40 से 50 सालों से किसान यहाँ पर, खासकर रांची ज़िले के किसान यहाँ पर प्रशिक्षण लेकर और रांची ज़िले में किसानों को आर्थिक आमदनी को बढ़ाने के लिए दिव्यांग हमेशा कार्य कर रहा है। समेकित कृषि प्रणाली वस्तुतः एक बहुआयामी कृषि प्रणाली है। ये किसानों को विभिन्न उद्यमों से जोड़कर उनकी आय बढ़ाने में मदद करती है। ये प्रणाली आर्थिक रूप से फायदेमंद तो है ही, साथ ही साथ पर्यावरण के अनुकूल भी है। इसे अपनाकर किसान भाई अपनी आजीविका सुरक्षित कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की जानकारी। उम्मीद है कि आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी होगी। आप अपनी कृषि की कोई भी समस्या या हमारे कार्यक्रम से जुड़ा कोई भी सुझाव आप हमारे इस पते पे लिख सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पिन संख्या 834001। हम फिर मिलेंगे कृषि दर्शन के अगले अंक में। तब तक के लिए मुझे और कृषि दर्शन की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। जोहार, नमस्कार।